चला जा रहा था भाई। देखिए आपका भारतीय साक्ष्य अधिनियम में जो हमें चैप्टर आपका शुरू करना है, पिछले बार का यानी कि कल आपका थोड़ा बहुत बताया गया था। 2-3 मिनट और उसको दोहराया जाए और मेन पॉइंट पर हम आ जाते हैं। देखिए, इंडियन एविडेंस एक्ट में इधर बैठते इधर आकर बैठते। देखिए, भारतीय साक्ष्य अधिनियम में सेक्शन 16 तक पढ़ाया गया था और काफ़ी समय भी लग रहा है। इसलिए समय लग रहा है कि एक तो शब्द कठिन है, दूसरा आपका इतना गहराई से क्वेश्चन जाकर बना रहा है कि भाई आपका जब तक गहराई से नहीं पढ़ेंगे कंपटीशन फाइट करना मुश्किल है। और तीसरा आपका 32 तक जो सेक्शन है ये पढ़ लिए, इसका मतलब कि आपने आधा एविडेंस समाप्त कर दिया, क्योंकि 32 तक कोई ऐसा सेक्शन नहीं है जिसे छोड़ दिया जाए और काफ़ी आपका डिटेल में भी पढ़ना पड़ता है। तो आइए हम देखते हैं। आपका एडमिशन शुरू करना था हमें, यानी कि जो हमें अब शुरू करना है आपका एडमिशन यानी कि स्वीकृति। सबसे पहले जो सामान्य नियम है और स्वीकृति जहाँ जहाँ से अटैच है हम उसको देखेंगे। स्वीकृति के बारे में जो प्रावधान किया गया है आपका 17 से 31 तक में किया गया है। यानी कि एडमिशन का जो आपका हेडिंग दी गई है स्वीकृतियों के विषय में, कोई चैप्टर तो नहीं है, लेकिन जो ऊपर हेडिंग दी गई है वहाँ 17 से लेकर कहाँ तक दी गई है 31 तक। एडमिशन में ही कन्फेशन या संस्वीकृति भी समाहित हैं, क्योंकि संस्कृति को अलग से कहीं परिभाषित नहीं किया गया है। तो फिर आपका इसको तोड़ लेना चाहिए। तोड़ना ये है कि आखिर एडमिशन या स्वीकृति के बारे में कहाँ से कहाँ तक प्रावधान है और कन्फेशन यानी कि संस्वीकृति के बारे में कहाँ से कहाँ तक प्रावधान है। तो जब भी आप स्वीकृति पढ़ेंगे तो इधर सेक्शन 17 से लेकर 23 तक पढ़ेंगे, फिर आपका 31 पढ़ेंगे, फिर आपका 51 पढ़ेंगे और फिर 115, 116 और 117। और फिर इसी के साथ हम कल बताए थे सीपीसी का कौन सा आर्डर पढ़ना है, तो सीपीसी का आर्डर 12। अभी हम बताते हैं इसको। जब आप कन्फेशन के बारे में पढ़ेंगे तो एविडेंस की धारा 24 से लेकर 30 तक में प्रावधान है। और भी धाराएं जो सीआरपीसी की जुड़ेंगी, आपका संविधान के अनुच्छेद जोड़े जाएंगे कन्फेशन में, और जो सीआरपीसी आईपीसी में कोरिलेट करके पढ़ना है वह जब कन्फेशन शुरू होगा तब बताया जाएगा। अभी हमें एडमिशन पर चलना है या स्वीकृति पर। देखिए, आपका स्वीकृति को जो BHU LLM में क्वेश्चन बना था और जे में भी पूरा चांस है ये बनने का। इमेज मिरर किसे कहा जाता है, जो नया एकदम बिल्कुल क्वेश्चन है, कहीं किताब में नहीं मिलेगा कि आप खोज लेंगे। ये कंसेप्ट के आधार पर कुछ नियम निकाले जाते हैं। इमेज मिरर या स्वयं का दर्पण किसे कहा जाता है, तो आपका जवाब रहेगा स्वीकृति या एडमिशन। क्यों इसे स्वयं का दर्पण हम कहें, क्योंकि जो बातें किसी व्यक्ति ने स्वीकार की हैं उसके सिर पर वो बातें आएंगी। यानी कि आपका जिस व्यक्ति का घड़ा है उसी के सिर पर क्या किया जाए, फोड़ दिया जाए। यानी कि आपने कुछ कहा है तो आप भोगिए, आपने किया है तो उसका फल आपको क्या करना पड़ेगा, भोगना ही पड़ेगा। यानी कि ये आपका स्वयं का दर्पण कहलाता है। क्यों कहलाएगा हम आगे अभी बताते हैं सामान्य बातों में।
आपका जो एडमिशन से सेक्शन पहले तोड़ लेना है, यानी कि जो भी सेक्शन आपका दिया गया है इसको आप कैसे तोड़ कर पढ़ेंगे पहले वो जानिए। नए लोग भाई भाई देखिए, एक तो 17 पढ़ना है जो एडमिशन को डिफाइन करेगा, फिर आपका पढ़ना है 18 पढ़ना है, 19 पढ़ना है और 20 पढ़ना है। इसमें क्या बताया गया हम बताते हैं। फिर 21 से लेकर आपका 23 पढ़ना है, फिर अलग से 23 पढ़ना है, फिर आपका 31 पढ़ना है, फिर आपका 58 पढ़ना है। और जब भी 31 पढ़िए सेक्शन, इसी के साथ एविडेंस की धारा 115, 116 और 117 पढ़ेंगे। ये आपका चार्ट होना चाहिए। तो सबसे पहले हमें इन धाराओं को तोड़ने का मतलब क्या है और ये सेक्शन कैसे तोड़कर पढ़े जाते हैं पहले वो जानिए, तब और बताया जाएगा परिभाषा इत्यादि। देखिए, सबसे पहले जानना है एक्सेप्टेंस या स्वीकृति या एडमिशन की परिभाषा। यूपीजे में आ चुका है ये क्वेश्चन कि स्वीकृति को भारतीय साक्ष्य अधिनियम की किस धारा में परिभाषित किया गया है। तो आपका क्या जवाब रहेगा 17 में। पहला क्वेश्चन आ चुका है ये यूपीजे में। दूसरा क्वेश्चन आपका ये बनता है कि किसी व्यक्ति द्वारा किया गया कथन या स्टेटमेंट कब एडमिशन की कैटेगरी में आएगा, यानी कि कब वह स्वीकृति माना जाएगा। तो कंसेप्ट आपका ये बनाना है कि अगर कोई व्यक्ति किसी फैक्ट के बारे में कोई कथन किया है या कुछ बातें लिखा है, चाहे दस्तावेज में लिखा हो या इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्ड में, वह कथन स्वीकृति तभी माना जाएगा जब वह कथन उन व्यक्तियों द्वारा किया गया हो और उस परिस्थिति में किया गया हो। तो दूसरा जो टेक्निकल क्वेश्चन आपको मिला कि वे पर्सन और वे कंडीशन जिनमें कि किसी पर्सन द्वारा किया गया स्टेटमेंट या कथन एडमिशन माना जाएगा, उनका उल्लेख किया गया है 3 सेक्शनों में। व्यक्ति का भी, दोनों याद रखिएगा, व्यक्ति का भी और परिस्थिति का भी। तो किस किस आपका सेक्शन में किया गया है 18 में, 19 में और 20 में। अब क्वेश्चन कहाँ से बना ये भी हम ध्यान रखेंगे। 18 से आपका पिछली बार क्वेश्चन बना था एपीओ में। क्वेश्चन ये बना था कि एडमिशन कौन कर सकता है। 3 ऑप्शन दिया था, उपर्युक्त सभी दिया था, तो भी हम बताएंगे कि कौन कर सकता है। आपका 19 में है कि जो किराएदार हैं, यानी कि जो टेनेंट हैं, उसके द्वारा कथन किया जाता है तो क्या वह एडमिशन माना जाएगा कि नहीं। और 20 तो अति महत्वपूर्ण है, धारा 20 में पूछा जाता है एम्पायर का सिद्धांत, रेफरी का सिद्धांत, निर्णायक का सिद्धांत। तो रेफरी का सिद्धांत किस धारा में है, तो रटे रहे किस धारा में, 20 में, यानी कि 20 में। यानी कि 20 का मैच खेलिए और इसी पर याद रख लेना है कौन सी धारा, 20। अब एक क्वेश्चन आपका बताया जाएगा डिटेल में, अभी सेक्शन केवल क्या किया जा रहा है अलग अलग। तो कम से कम एक रेफरी बता दें कि कैसे रेफरी का सिद्धांत है। और रेफरी का सिद्धांत जहाँ जहाँ होगा, एक जगह मैं धारा 20 लिखवाते समय आपको एकत्र भी करवाऊंगा। रेफरी का सिद्धांत आपका सिविल मामलों में, आपका क्रिमिनल मामलों में कई जगह मिलेगा। तो रेफरी का सिद्धांत देखिए है क्या, आपका घोड़े का उदाहरण हम देते हैं। ये घोड़े का मालिक है, ध्यान से समझिएगा, इसी उदाहरण में तमाम चीजें ऐड होंगी।
ए घोड़े का मालिक है और बी आता है दाम पूछने ए से कि हे ए तुम घोड़े का दाम बता दो कितना है। तो ए कहता है कि मैंने लोग घोड़े का दाम या कीमत बताने के लिए सी को ए पॉइंट कर रखा है, आप जाकर घोड़े की कीमत सी से पूछ लीजिए। अब जो टेक्निकल क्वेश्चन यही आपको कवर करना है, यही गलती होती है। ए ने सी को कैसे नियुक्त किया है, एक्सप्रेस रूप से कि इम्प्लाइड रूप से कि दोनों। अब एक्सप्रेस रूप से क्या होता है, इम्प्लाइड क्या होता है, ये क्वेश्चन ज़्यादा लोग गलत करके आते हैं। तो फिर एक बार इसको समझिए। सेक्शन 20 के तहत जो ए द्वारा घोड़े का दाम बताने के लिए सी को ए पॉइंट किया जाएगा, वह केवल और केवल एक्सप्रेस रूप से किया जाएगा, इम्प्लाइड नहीं। तो आखिर एक्सप्रेस का मतलब क्या हुआ, इम्प्लाइड का मतलब क्या हुआ, अब जानना है। एक्सप्रेस का मतलब ये हुआ या तो ए मुख से बोलकर सी को नियुक्त करे या लिखकर नियुक्त करे। तो अगर मुख से बोलकर या लिखकर सी की नियुक्ति हुई है तो हम क्या कहेंगे, एक्सप्रेस। और अगर ए के हाव भाव चाल चलन रहन सहन, यानी कि एक लाइन में इसको कहते हैं बाय कंडक्ट, अगर ए का आचरण ऐसा है जिससे कि लगता है कि ए ने सी को घोड़े का दाम बताने के लिए ए पॉइंट किया था, तब सेक्शन 20 ये विवक्षित ए पॉइंट कहा जाएगा और तब सेक्शन 20 लागू नहीं होगा। तो अच्छा क्वेश्चन यूपीजे और एपीओ में बना है, किस तरीके से नियुक्त होना चाहिए सी, एक्सप्रेस आचरण द्वारा नहीं, किसके द्वारा, अभिव्यक्त रूप से यानी कि एक्सप्रेस। अब आइए, बी सी के पास जाता है घोड़े का दाम पूछने और सी बताता है कि घोड़े का दाम 90,000 रुपया है, 90,000 रुपया बताता है। फिर ए के पास भी जाता है और ए कहता है कि नहीं हम कितना लेंगे, 1,00,000। अब समस्या ये आई कि जो रेफरी ने बता दिया, क्या मालिक उस बात से पलट सकते हैं कि नहीं, नहीं पलट सकते। तो तुरंत आपका एक क्वेश्चन दिमाग में बैठा लेना है कि सी ने जो ये बात कही कि घोड़े का दाम 90,000 रुपया है, अब सी की बात ए के विरुद्ध एविडेंस में प्रयोग होगी, यानी कि आपका रेफरी का जो निर्णायक का जो कथन होगा वह निर्णायक नियुक्त करने वाले के विरुद्ध प्रयोग होगा साक्ष्य में। और ए को चूंकि एडमिशन हो गया या स्वीकृति हो गई सी का कथन, अतः स्वीकृति का इफेक्ट क्या होगा, तो इफेक्ट होता है स्टापेल। स्टापेल यानी कि खूब पूछा जाता है भी क्वेश्चन, विबंध। इसका मतलब ये हुआ कि ए के मुख को बंद कर दिया जाएगा, अभी हम बताएंगे स्टापेल। यानी कि प्रस्तुत उदाहरण में ए जो ये 1,00,000 कह रहा है, इसके मुख पर टेप लगा दिया जाएगा और 90,000 चूंकि सी ने कहा है यही क्या होगा, मान्य होगा। तो रेफरी इसमें कौन हो गया, सी, और सी जो बोल दिया वही क्या होगा, मान्य। ये आपका 3 सेक्शन पढ़ने हैं, कौन एडमिशन कर सकता है। तो मेंस का भी मॉडल यहाँ बनाते चला जाए। स्वीकृति को परिभाषित करते हुए उन व्यक्तियों और उन परिस्थितियों का उल्लेख करिए जिसमें जो व्यक्ति स्वीकृति कर सकते हैं। तो आपको 4 सेक्शन लिखना पड़ेगा, सेक्शन 17, 18, 19 और 20, 4 सेक्शन। अगला देखिए, अब एडमिशन कब रेलेवेंट होगा, यानी कि स्वीकृति को कब साक्ष्य के रूप में न्यायालय में प्रस्तुत किया जा सकता है। तो स्वीकृतियों की सुसंगतियों या उचितता या प्रासंगिकता कहिए किस सेक्शन से किस सेक्शन तक में दिया गया है, तो 21 से लेकर
23 में। यहाँ से जो मेंस और प्री में अच्छा क्वेश्चन बनता है 21 से बनता है, फिर 23 से बनता है। 23 को जरूर याद रखना है। प्रतिकूल प्रभाव डाले बिना स्वीकृति, यानी कि क्वेश्चन आपका इंटरव्यू में भी बनता है कि एविडेंस का कौन सा सेक्शन सुलह समझौते को प्रश्रय देता है या पक्षकारों को ये निर्भीकता प्रदान करता है कि वह निर्भीक होकर सुलह समझौते में अपनी बातें रखें। तो सुलह समझौते को प्रश्रय देने वाला कौन सा सेक्शन है एविडेंस का? 23। क्यों प्रश्रय देता है आपका बताया जाएगा, यानी कि 23 आपका कह सकते हैं कि आप कह सकते हैं कि फाउंडेशन वाला है। फाउंडेशन एक शब्द आता है भाई, फाउंडेशन का मतलब आप लोग भी समझिए, नए लोग पुराने लोग तो जानते हैं। फाउंडेशन का मतलब ये होता है कि मान लीजिए किसी का चेहरा काला है तो पूरा पाउडर और क्रीम लगाकर वह क्या कर दिया है ऊपर से सफ़ेद, लेकिन आपका जब पाउडर क्रीम का असर समाप्त होता है तो फिर काला हो जाता है, यानी कि ऊपर से कुछ और है और अंदर से कुछ और। तो सेक्शन 23 की भी विशेषता होगी, ये आपका जो हेडिंग होगी, फिर एक बार समझिए, जो इसका मार्जिनल नोट्स होगा वह कुछ और बात कहेगा, और जब अंदर हम पढ़ेंगे तो कोई और बात रहेगी, यानी कि हेडिंग के विपरीत अंदर बात दी रहेगी, तो उसको बताया जाएगा। इसके बाद आपका ये पूछा जाता है कि एडमिशन का आपका प्रभाव क्या होगा, इफेक्ट। एडमिशन का प्रभाव आपका सेक्शन 31 में दिया गया है, और आपका इसी उदाहरण पर सेट करिए, और इसी उदाहरण से हम इफेक्ट भी बता दें। सेक्शन अभी बताया जा रहा है किसमें क्या हमें पढ़ना है, शुरू अभी नहीं हुआ। अब बताइए, सी ने जो बातें बताई कि इस घोड़े का दाम 90,000 रुपया है, तो अब इसका इफेक्ट क्या होगा, इस एडमिशन का इफेक्ट क्या होगा? तो इसका इफेक्ट किस सेक्शन में बताया गया है? 31 में। तो जो स्वीकृतियां होती हैं, एडमिशन होता है, वह कंक्लूसिव प्रूफ नहीं होता, निश्चायक साक्ष्य नहीं होता। अब आगे बताया जाएगा डिटेल में, लेकिन क्या उत्पन्न करता है, किस रूप में लागू होता है, विबंध के रूप में या इंग्लिश में स्टापेल के रूप में। तो कम से कम 2 लाइन आपको दिमाग में, स्टापेल होता क्या है। यूपीजे में इस बार क्वेश्चन आया था, इसी बार आया था, बिहार भी एक क्वेश्चन, माने कि हमेशा स्टापेल से आपका एक क्वेश्चन निश्चित बनता है, और आपका मेंस में भी बनता है, प्री में भी, यूपी में निश्चित बनेगा, या तो केस बन जाएगा या सिद्धांत, तो बताया जाएगा। लेकिन एक लाइन जानना है, स्टापेल शब्द इंग्लिश के स्टाफ से बना है। स्टाफ, स्टाफ का हिंदी में अर्थ होता है रोक देना। रोक देने का मतलब निवारित करना, निवारित करने मतलब कि विबंधित करना, विबंधित करने का मतलब हुआ, छत्तीसगढ़ भैजे में भी ये बना था, विबंधित करने का मतलब ये हुआ कि मुकरने से वंचित कर देना, अर्थात इसका मतलब एक दूसरे वे में देखिए, भाई मोदी जी ने ये वादा किया था कि अगर मैं पीएम बनूंगा तो सबके खाते में 15-15 लाख रुपया आएंगे, दूंगा मैं, जो ये ब्लैक मनी है आपका उसको वापस लाऊंगा। तो सुनने में अभी रिपोर्ट आई कि ब्लैक मनी वापस क्या आएगी, ज़्यादा चली गई और कई गुना इस लॉकडाउन में चली गई, अभी रिपोर्ट आई है, यानी कि वापस। तो क्या अब ये आया कि अगर मोदी जी पलटना चाहें कि नहीं मैं एक पैसा नहीं दूंगा, तो ये जो स्टापेल का मतलब ये हुआ कि उनके मुख पर टेप लगा दिया जाएगा
यानी कि इसका मतलब ये हुआ कि उनको पलटने से क्या किया जाएगा, मुकरने से रोक दिया। आज तक मुकरे नहीं। वो अलग बात है कि मौनी बाबा जैसे मौन रहते हैं। क्यों मुकरे भाई? क्योंकि जनता है, टेप लगा देगी। तो अभी भी परम भक्तों को विश्वास है कि 15 लाख आएंगे, भले 2024 में आए। अब राहुल गांधी जी थे भाई, राहुल गांधी जी की जिसकी जितनी हैसियत रहती है भाई उतना ही वादा करता है। ये थोड़ा कम वादा कर दिए। 72,000 का ही वादा किए कि सालाना मैं दूंगा गरीबों को 72,000 रुपया। अब लोग ये कहे कि कहाँ 15 लाख और कहाँ 72,000। तो इनकी बातों पर ज़्यादा लोग ध्यान नहीं दिए। तो भाई अन्यथा न लीजिएगा, ये समझाने के लिए बताया जाता है, राजनीतिक उदाहरण, न कि किसी भावना को ठेस पहुंचाने के लिए। क्योंकि कई पार्टियों के कट्टर समर्थक रहते हैं, पढ़ते हैं। आपका तो किसी पार्टी पर अटैक नहीं किया जा रहा है, चाहे वो बुआ हो, बबुआ हो, पप्पू हो, फेंकू हो आगे देखिए भाई आपका। तो 31 ये बताती हैं कि अगर ए सी की बात से मुकरना चाहता है तो ए को रोक दिया जाएगा। क्यों? क्योंकि रेफरी ने जो निर्णय दे दिया वह निर्णय मान्य होगा। तो एक लाइन में समझना है कि स्टापेल का प्रभाव क्या, माने स्वीकृति का प्रभाव किस रूप में होता है। तो स्टापेल के रूप में यह कौन सी धारा बताती है? 31। अब आइए स्टापेल के बारे में जो प्रावधान किया गया है। चूँकि आपका सेक्शन 115, 116 और 117 में किया गया है, तो जब भी स्टापेल हम पढ़ेंगे तो कहाँ से उठाकर पढ़ेंगे? थोड़ा बहुत 3 सेक्शन एविडेंस के कौन कौन? 115, 116, 117। अब यूपीजे का मॉडल देखिए 2018। विबंध लागू होता है सिविल मामलों में, क्रिमिनल मामलों में, दोनों में। इनमें से कोई नहीं तो दोनों में नहीं, केवल और केवल सिविल मैटर में, क्रिमिनल में स्टापेल का सिद्धांत लागू नहीं होता। यानी कि इसका मतलब ये हुआ कि आपराधिक मामलों में अगर अभियुक्त ने अपना अपराध स्वीकार कर लिया है तो वह बाद में किसी भी समय उससे मुकर सकता है। मुकरने से रोका नहीं जा सकता। ये भी आपका कन्फेशन में अलग से यूपीएफयू में बना है। प्रत्याहारी संस्वीकृति या वापस ली गई संस्कृति, एक बार स्वीकार किया और फिर बाद में क्या हुआ? पलट गया। तो आगे बताया जाएगा। अगला देखिए 58, एक सेक्शन बचा है तब आगे बढ़ा जाए। जहाँ तक 58 की बात है, अब जो एडमिशन का काइंड्स ऑफ एडमिशन को देखिए, और 58 से भी क्वेश्चन बनता है, इसमें कोई शक नहीं है। स्वीकृति दो प्रकार की होती है। एक जो एडमिशन होता है वह न्यायालय के बाहर किया जाता है, और दूसरा जो प्रकार है न्यायालय में। अतः इसका मतलब ये हुआ कि अगर ए, दूसरा उदाहरण देखिए, अगर ए न्यायालय से बाहर ये स्वीकार करता है कि हजूर मैं भी से 3,000 रुपया उधार लिया हूँ, न्यायालय से बाहर, तो इस बात को न्यायालय में क्या करना पड़ेगा? साबित कि हजूर ए ने न्यायालय से बाहर ये कहा था कि वह बी का 3,000 रुपया उधार लिया है। ये बात ए जाकर कहाँ कह सकता है? न्यायालय में भी। कहाँ कह सकता है जाकर? न्यायालय में। तो अगर ए इस बात को न्यायालय में जाकर कहता है कि ए ये कहता है कि हमने बी से 3,000 रुपया उधार लिया था, तो ये एडमिशन ही होगा। लेकिन इस एडमिशन का नाम जो होगा वह जुडिशियल एडमिशन होगा, न्यायिक स्वीकृति। और तुरंत न्यायिक स्वीकृति जैसे ही आएगी तुरंत पॉइंट पकड़ना है, कौन सा? 58।
अब बताइए आप लोग, जब एक कोर्ट में ये कह रहा है कि हमने बी से 3,000 रुपया उधार लिया है, तो क्या अब बी को साबित करना है कि ये हमारा उधार लिया है 3,000? नहीं, क्योंकि ए ने तो ये बात कहाँ एक्सेप्ट कर ली है, कोर्ट में। यानी कि कुल मिलाकर एक लाइन हुआ कि 58 का जो नियम है वह केवल और केवल आपका जुडिशियल एडमिशन में लागू होगा, और जिस बात की स्वीकृति पक्षकार न्यायालय में किए हैं, अब उनके लिए एविडेंस देने की आवश्यकता नहीं है। यानी कि उस तथ्य को, उस एडमिशन को प्रूफ या सिद्ध या साबित किए जाने की आवश्यकता नहीं है। तो तुरंत क्वेश्चन यूपी में बना है, मॉडल भी देखना है। कौन स्वीकृति सबूत का अभित्यजन करती है, वैभियर करती है? यानी कि कौन स्वीकृति सबूत को अब नहीं मांगती, कि सबूत अब नहीं लाना है, तो दे देगा एक्स्ट्रा जुडिशियल यानी कि गैर न्यायिक, दूसरा न्यायिक यानी कि जुडिशियल, तीसरा दोनों, चौथा इनमें से कोई नहीं। तो आप केवल और केवल क्या मार कर आएंगे? जुडिशियल। कौन स्वीकृति सबूत का अभित्यजन करती है? जुडिशियल। किस सेक्शन में है? सेक्शन भी याद रखे रहे, 58। आगे अब आपका देखना है, देखिए क्वेश्चन का मॉडल से एक आपका उदाहरण हम बनाते हैं, दूसरा 1-2 मिनट, तब आपका सेक्शन वाइज शुरू किया जाए भाई। देखिए 1-2 पॉइंट अभी बचा है आपका, 2-3 पॉइंट मेन अभी बचे हैं। सबसे पहले आपका 23 पर आ जाए। यूपी जे हर एक जगह ये क्वेश्चन आ चुका है, उत्तराखंड यूपी, कि सेक्स निम्नलिखित में से एविडेंस की कौन सी धारा केवल सिविल मैटर में लागू होती है? तो ये जो धारा 30 हम बताएंगे, ये क्रिमिनल में लागू नहीं होगी, केवल और केवल सिविल मैटर में होगी। तो आपका कर्तव्य ये होना चाहिए कि जितनी धाराएं केवल सिविल मैटर में लागू होती हैं एविडेंस की, उनको एक जगह एकत्र करना है, और जितनी धाराएं केवल क्रिमिनल में, उनको एक जगह। क्योंकि यहाँ से या तो एक धारा का लिस्ट बनता है या ग्रुप वाइज। तो देखिए मैं लिख रहा हूँ, 23 हो गया, फिर आपका 52 हो गया, फिर आपका 55 हो गया, 115, 116 और 117। ये जो 6 धाराएं हमने लिखवाया है, ये केवल और केवल एविडेंस की ये सेक्शन किस में लागू होंगे? सिविल में। क्रिमिनल से मतलब नहीं है इसका। और जो आपराधिक मामलों में लागू होते हैं वे धाराएं 30 हैं आपका। इसके बाद आपका 53 है, 53A है, इसके बाद 54 है, इसके बाद आपका 105 है, और 111A, यानी कि 1 2 3 4 5 6, यानी कि 6 धाराएं इधर भी हैं। जो पिछली बार बिहार जे में क्वेश्चन आया था वह आपका 105 से आया था, कि 105 से आ चुका है अभी बिहार जे में ही इसी बार। तो देखिए फिर एक बार कंसेप्ट बनाइए भाई। साक्ष्य अधिनियम की 6 धाराएं केवल सिविल मैटर में अप्लाई होंगी, और नीचे की 6 धाराएं केवल किस में? क्रिमिनल या आपराधिक। इसके अलावा जितनी भी साक्ष्य अधिनियम की धाराएं हैं वह समान रूप से, इक्वल रूप से सिविल और क्रिमिनल दोनों मामलों में अप्लाई होंगी। ये दिमाग में बैठा लीजिए, एक क्वेश्चन कहीं गया नहीं यहाँ, और सेक्शन रट्टा मार कर जाइएगा, आपका निश्चित रूप से एक क्वेश्चन यहाँ बनता है। अगला मॉडल देखा जाए, जो एडमिशन होता है या किसी तथ्य, जिस बात को स्वीकार किया जाता है, अब एडमिशन आपको या तो तथ्य के बारे में होगा, यानी कि किसकी स्वीकृति की जाएगी? फैक्ट की, या किसकी की जाएगी? लॉ की।
यहाँ से भी आपका काफ़ी अच्छा क्वेश्चन बना है इंटरव्यू में भी। इसको भी आपको अच्छे से समझना है। यही चैप्टर थोड़ा कठिन है भाई, वैसे भी मैं बता दूं, एडमिशन भले आपका शुरू किया जाएगा, बताया जाएगा, शुरुआती दौर में ज़्यादा लोगों को समझ में नहीं आएगा। मैं बता दूं, जब अंत में चलेगा मामला तब जाके एडमिशन समझ में आता है। ये सही बात है। यानी कि शुरुआती दौर में जो एकदम नया लड़का है, उसको शुरुआती दौर में 4-5 सेक्शन तो समझ में ही नहीं आता कि सर क्या पढ़ा रहे हैं। लेकिन जब उसका इफेक्ट इत्यादि आगे शुरू होता है और कोरिलेट किया जाता है, तब उसके समझ में आता है कि हाँ ये बात पहले थी। तो भाई भले न समझ में आए शुरुआती दौर में, लेकिन लास्ट में जब बताया जाएगा तो शुरुआती दौर वाली बातें अपने आप उसमें ऐड होती जाएंगी। तो आपका क्वेश्चन यहाँ अच्छा बनता है और कम लोग ही कर पाते हैं। देखिए, इंग्लैंड का पहले नियम याद रखिए। इंग्लैंड में अगर किसी व्यक्ति ने किसी फैक्ट या तथ्य के बारे में एडमिशन किया है या किसी ला या विध के बारे में, तो इंग्लैंड में दोनों एडमिशन एविडेंस में रेलेवेंट होंगे, सुसंगत होंगे। लेकिन भारत में नियम अलग हैं और अच्छे से तैयार रखना है। भारत में कौन सी स्वीकृति सुसंगत, कौन सी विसंगत रट कर जाइएगा तो तथ्य के बारे में स्वीकृति उचित और अनुचित कौन मानी जाती है, विध के बारे में। अब होता क्या है आगे बताया जाएगा। आपका 23 बता दिया गया, ये भी बता दिया गया। अब आपका मॉडल चला जाए अलग अलग, जो मेंस में इस समय पूछा जा रहा है। देखिए भाई, स्वीकृति को परिभाषित करते हुए स्वीकृति साक्ष्य में क्यों सुसंगत बनाई गई हैं, उन आधारों का वर्णन करिए। पहला क्वेश्चन। तो इस आंसर में केवल सेक्शन 17 लिखना है और आधार बेयर एक्ट में नहीं होगा, वह अलग से हम बताएंगे। दूसरा मॉडल, स्वीकृति को परिभाषित करिए। कौन व्यक्ति स्वीकृति कर सकते हैं, उनका उल्लेख करिए। तो आपको 4 सेक्शन लिखना है, एक 17, 18, 19 और 20। तो सबसे पहले आपका पहला हम मॉडल देखते हैं। आपका वहीं से शुरुआत किया जाए कि एडमिशन को, ये अच्छा क्वेश्चन आपका एपीओ में भी बना है और अच्छा आपका क्वेश्चन बनता है। स्वीकृति को परिभाषित करते हुए इसकी सुसंगति या रेलेवेंसी के आधारों या बेस का उल्लेख करिए। तो स्वीकृति की परिभाषा चूंकि 17 में दी गई है, तो सबसे पहले आपका 17 के एक एक शब्दों को जानना है। अब बेयर एक्ट आपका काम करेगा। निकालिए भाई, स्वीकृति होती क्या है। देखिए शब्द सा पकड़ना है। देखिए क्या कहा गया है भाई धारा 17 में, स्वीकृति की परिभाषा। स्वीकृति वह मौखिक या दस्तावेजी या इलेक्ट्रॉनिक रूप में अंतर्विष्ट कथन है। यानी कि स्वीकृति क्या है, तो स्वीकृति एक स्टेटमेंट है या एक कथन है जो किस रूप में किया गया है, या तो ओरल रूप में यानी कि मौखिक रूप में, या किस रूप में, दस्तावेजी या डॉक्यूमेंट्री रूप में, या किस रूप में, इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्ड या इलेक्ट्रॉनिक अभिलेख। तो क्वेश्चन देखिए कैसे बना है। क्वेश्चन ये बना है कि धारा 17 में कब संशोधन किया गया। तो ये जो इलेक्ट्रॉनिक आप रिकॉर्ड, ये क्वेश्चन आ चुका है आपका, अच्छे से इसको तैयार रखिएगा। ये जो इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्ड आप देख रहे हैं, ये बाद में संशोधन करके जोड़ा गया। और संशोधन जरूर याद रखिएगा, ये संशोधन कब किया गया, सन 2000 में
किस कानून द्वारा, आईटी एक्ट द्वारा, यानी कि इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी एक्ट, यानी कि सूचना प्रौद्योगिकी अधिनियम द्वारा। फिर यूपीएपीओ का यहाँ क्वेश्चन आ गया कि यह संशोधन कब से लागू हुआ, जाकर भाई देखते रहिए, 17 अक्टूबर सन 2000, ये क्वेश्चन आ चुका है यूपीएपीओ में। फिर आपका नया क्वेश्चन बना दिया जाए कि सबसे व्यापक या वाइड या विस्तृत संशोधन किस सन में किया गया, तो वह कौन सा सन था, 2000। यही संशोधन सबसे एविडेंस में क्या है, व्यापक है। अगला क्वेश्चन का नया मॉडल भी बनाते रहिए। एक तो आ सकता है कि सबसे व्यापक संशोधन, दूसरा इसमें पूछ सकता है आज का नया क्वेश्चन मिनी पूछ रहा है कि मिनी एविडेंस किस संशोधन को कहा जाता है, तो कौन मारेंगे, सन 2000, कौन वाला। फिर एक बार इसको याद रखिए, मिनी एविडेंस संक्षिप्त साक्ष्य किस संशोधन को कहा जाता है, तो सन 2000 वाले संशोधन को। ये भी याद रखना है क्योंकि वर्तमान में ये देखने में मिल रहा है कि ऐसा मॉडल बन रहा है, और अभी ऐसा मॉडल बिहार ने अभी तत्काल 1 साल पहले, ज़्यादा दिन नहीं हुए, आपका बिहार में पूछ लिया गया था ऐसा मॉडल, इसलिए मॉडल अब चेंज किया गया है कि मिनी संविधान किस संविधान संशोधन को कहा जाता है, तो जो 42वां है, यानी कि जो 42वां संविधान संशोधन है, उसी को मिनी संविधान कहा जाता है। यानी कि आपका एक क्वेश्चन नहीं यहाँ तैयार हुआ, 5-6 क्वेश्चन एक साथ मैं तैयार करवा रहा हूँ। अब किसमें कितनी क्षमता है तैयार करने की, वो तो उस पर निर्भर करेगा। अब आप भी भाई, आपके ऊपर निर्भर करता है कि आप कितना पॉइंट इसमें से पकड़ लेते हैं। और इस समय जो बताया जा रहा है हर एक वाक्य पर ही क्वेश्चन बना है। जो पुराने लोग हैं आपका जान देख सकते हैं, और साल भी आप देखते रहे एविडेंस का। आगे बढ़ा जाए भाई, अभी आपका परिभाषा हम चल रहे थे, देखिए आपका स्वीकृति वह मौखिक या दस्तावेजी या इलेक्ट्रॉनिक रूप में अंतर्विष्ट कथन है, अभी इतना हमने तोड़ा था, जो किसी विवादक तथ्य या सुसंगत तथ्य के बारे में कोई अनुमान इंगित करता है। यानी कि ये जो स्टेटमेंट है चाहे किसी रूप में किया गया हो, ये क्या करता है, किसी विवादक तथ्य यानी कि फैक्ट इन इशू या किसी रेलेवेंट फैक्ट यानी कि सुसंगत तथ्य की ओर क्या करता है, कोई इंडिकेशन देता है, यानी कि कोई अनुमान इंगित करता है। कोई अनुमान माने इशारा देता है, किस ओर इशारा दे, या तो विवादक या सुसंगत। और जो अभी समाप्त, और जो उन व्यक्तियों और उन परिस्थितियों में किया गया हो, यानी कि और जो उन व्यक्तियों द्वारा और उन परिस्थितियों में किया गया हो जिनका वर्णन ए तस्मिन पश्चात किया गया है। ए तस्मिन पश्चात मतलब किस सेक्शन के पश्चात, 17 के पश्चात। तो 17 के पश्चात वह कौन कौन सी धाराएं हैं जहाँ की उन व्यक्तियों का वर्णन है जो कथन ऐसा कर सकते हैं, और उस कंडीशन का वर्णन है। तो ए तस्मिन पश्चात मतलब इस धारा के बाद। तो इस धारा के बाद कहाँ कहाँ वर्णन है, 18, 19, 20। तो यही आवश्यक तत्व हो गया भाई। आवश्यक तत्व 4 निकले। 4 ये निकले कि स्वीकृति मौखिक दस्तावेजी या इलेक्ट्रॉनिक रूप से की जा सकती है, पहला। दूसरा, स्वीकृति विवादक तथ्य या सुसंगत तथ्य की ओर क्या करती है, कुछ अनुमान इंगित करती है। तीसरा, स्वीकृति उन व्यक्तियों द्वारा की जा सकती है जिनका उल्लेख कहाँ किया गया है, 18, 19, 20 में। और चौथा, स्वीकृति उन परिस्थितियों में उस कंडीशन में की गई हो जिनका उल्लेख कहाँ किया गया है, 18, 19, 20।
अब इसको आगे बढ़ा जाए, इसकी व्याख्या भी करनी है, नहीं कि समाप्त हो गया। देखिए ध्यान से, अब क्वेश्चन ये आया कि स्वीकृति, अगला क्वेश्चन, स्वीकृति कैसे की जा सकती है। देखिए, आपका ओरल यानी कि मौखिक, डॉक्यूमेंट्री यानी कि दस्तावेजी, फिर आपका दे देगा इलेक्ट्रॉनिक अभिलेख के रूप में, और उपर्युक्त सभी। तो क्या मार्क कराएंगे? उपर्युक्त सभी। अगला क्वेश्चन देखिए, क्या सभी कथन एडमिशन होते हैं कि नहीं। तो ध्यान समझिए, क्या सभी कथन स्वीकृति होंगे? नहीं। अब अगला क्वेश्चन, कौन से स्टेटमेंट एडमिशन में कन्वर्ट होंगे। तो केवल वही एडमिशन जो किसी फैक्ट इन इशू या रेलेवेंट फैक्ट की ओर क्या करते हैं, इंडिकेशन। अब यही क्वेश्चन बनता है कि सभी कथन स्वीकृति नहीं होते। यह वाक्य अक्षरशः सत्य है, सारतः सत्य है, कुछ सत्य है कुछ गलत है, ऐसे ही क्वेश्चन दे रहा है। तो आप कहेंगे कि सभी स्टेटमेंट एडमिशन नहीं होते, ये कथन वर्ड बाय वर्ड ट्रू है, अक्षरशः सत्य है। दूसरा आया, लेकिन सभी एडमिशन स्टेटमेंट होते हैं, ये भी अक्षरशः शब्द है, माने अक्षरशः सत्य है। क्यों? क्योंकि स्वीकृति तक आया है तो पहले क्या हुआ होगा, कथन। यानी कि सभी कथन स्वीकृति नहीं होते, केवल वही होते हैं जो विवादक तथ्य या सुसंगत तथ्य की ओर कुछ अनुमान इंगित करते हैं। अब अगला, तब हम उदाहरण देते हैं भाई। आपका अगला पॉइंट ये आया कि क्या सभी व्यक्तियों के कथन एडमिशन माने जाएंगे? नहीं। किन व्यक्तियों के कथन स्वीकृति होंगे? जिनका उल्लेख 18, 19 और कहाँ है, 20 में। और कंडीशन भी दी गई है, क्या सभी परिस्थितियों में? नहीं, परिस्थितियों का भी वर्णन कहाँ किया गया है, 18, 19, 20। तो आइए एक उदाहरण पर सेट करिए पहले भाई, ताकि दिमाग में बैठे। मान लीजिए ये एक व्यक्ति है और अपनी डायरी में ये लिखा है कि हम बी से हमने 5,000 रुपया उधार लिया है। अब न्यायालय में विवाद इस बात को लेकर हो गया है कि क्या ए ने बी से 5,000 रुपया उधार लिया है। बी ए की डायरी को प्रस्तुत करता है और कहता है कि हजूर ये देखिए, इन्होंने डायरी में, अपनी डायरी में लिखकर इस बात को स्वीकार किया था कि मैं इन्हीं की डायरी में, यानी कि ये अपनी डायरी में खुद लिखे हैं कि हमने बी से 5,000 रुपया उधार लिया है। तो इस उदाहरण को आप सेट करिए परिभाषा पर। तो बताइए कोई स्टेटमेंट है कि नहीं है? डायरी पर लिखा गया है तो मौखिक माना जाएगा कि इलेक्ट्रॉनिक की दस्तावेजी, और यहीं कंप्यूटर मोबाइल लैपटॉप में लिखा रहता तो इलेक्ट्रॉनिक। अब आइए, अगर यह जो कथन है, विवाद किसको लेकर है कि क्या ए ने बी से 5,000 रुपया उधार लिया। तो अगर इस डायरी को न्यायालय में भी पेश कर देता है तो क्या ये विवादक तथ्य की ओर कुछ इशारा देगा कि नहीं, कुछ अनुमान देगा कि नहीं, देगा। और क्या अनुमान इंगित होगा इस डायरी से कि हो सकता है कि ए ने बी से 5,000 रुपया उधार लिया हो, क्योंकि ए ने स्वयं इस बात को अपनी डायरी में क्या किया है, लिखा है। तो ए की जो डायरी में लिखी गई बात है वह शुद्ध रूप से एडमिशन मानी जाएगी। तो आपका डिटेल में इसको, आपका विवादक तथ्य भी इसमें बताना पड़ेगा, सुसंगत तथ्य भी, परिस्थितियां भी। तो आपका डिटेल में कल क्लास चलेगा, तो कल आपको, और हम 17, 18, 19, 20 तीनों हो जाएगा।
यानी कि 17 में ही थोड़ा समय भूमिका में लगता है, सेक्शनों में ज़्यादा समय इधर नहीं लगेगा। अब कन्फेशन में ज़्यादा समय और 32 में लगता है, उसके बाद एविडेंस में ज़्यादा समय नहीं। यानी कि स्पीड जब आदमी 32 के बाद पकड़ेगा तो वो बहुत तेज़ स्पीड हो जाती हैं, लेकिन 32 तक ही टेक्निकल क्वेश्चन बनते हैं और तो आसान बनते हैं। तो आपका पुलिस एक्ट बता दिया।